क्वेश्चन नंबर 4 इन योर एटम्स वर्कशीट। तो इसमें आप देखो मैग्नेटिक फील्ड निकाली हुई हमने किसी इलेक्ट्रॉन की जो कि एक बोर स्टेशनरी स्टेट में या बोर रेडियस में मूव कर रहा है। तो एक बार हम मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन निकालते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो सेंटर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। तो ये अगर मैं इलेक्ट्रॉन को दिखाता हूँ यहाँ पे, सपोज ये ऐसे इस सेंस में मूव कर रहा है, तो इस सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक मोशन इज इक्विवेलेंट टू अ करंट। तो हम अगर मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन लिखें तो अगर मैं इस सर्कल के रेडियस को यानी कि ऑर्बिट के रेडियस को r से दिखाता हूँ तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन आएगी। तो अभी इसमें आप देखो μ0/2 तो कांस्टेंट है, लेकिन जो रेडियस है, ठीक है, उसको अगर मैं r रखता हूँ अभी फॉर द टाइम बिंग, ठीक है, फिर हम इसको nth स्टेशनरी स्टेट देखेंगे, हाइड्रोजन लाइक एटम में बनाएंगे। तो हाइड्रोजन लाइक एटम में जो nth स्टेशनरी स्टेट होती है उसमें जो रेडियस होता है वो होता है ε0 h² n² अपॉन पाई me² इंटू z। ये हमारे पास रेडियस की एक्सप्रेशन होती है, ठीक है। तो इसको भी हम उसी टर्म्स में लेंगे। तो nth ऑर्बिट में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वहाँ पे भी n आएगा और ये भी n आएगा। और जो करंट है, करंट इज चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। अब वेयर t इज द टाइम, मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को एक पूरा राउंड लेने में कैपिटल T टाइम लगता है, तो t इज द टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो ये हम कई बार कर चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड में भी और करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी, चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। और पर यूनिट टाइम कैसे आएगा, 2πr अपॉन स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये तो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है और यहाँ भी r आया और ये 1/r तो यहाँ पे है ही पहले से। तो अब ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, ये जो आपके पास v की वैल्यू है ये ऊपर चली जाएगी, दिस v गोज हेयर, और ये जो r इंटू आर है ये आपके पास r² आ जाएगा, ठीक है, ये आपके पास r² आ जाएगा। तो अब ये एक्सप्रेशन बन गई आपके पास μ0 e/4π इंटू v/r²। अब हम इसमें चाहें तो इसमें जैसे हमने n दिखाया है तो वेलोसिटी इन nth स्टेशनरी स्टेट ऑफ अ हाइड्रोजन लाइक एटम, तो यहाँ पे भी हम चाहें तो n लिखा सकते हैं। तो वो तो सिर्फ एक डिपिक्ट करने का तरीका है। अब ये पूरा जो है μ0 e/4π ये सब एक कांस्टेंट है, ठीक है, दिस इज जस्ट अ कांस्टेंट वैल्यू। तो हम चाहें तो इसको हम ऑलरेडी के इक्वल या किसी और कांस्टेंट के इक्वल रख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द बोर स्टेशनरी स्टेट, एनी स्टेशनरी स्टेट इन अ हाइड्रोजन लाइक एटम, तो μ0 इंटू e/4π। वेलोसिटी इन nth स्टेट का फॉर्मूला है e²/2ε0 n इंटू h, ठीक है। और z की वैल्यू यहाँ पे आती है अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। जैसे हाइड्रोजन के लिए z1 है और लिथियम के लिए z इस केस में 3 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास रेडियस की जो एक्सप्रेशन है वो क्या होती है वो हमने यहाँ पे लिखी, पर हमें यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर करना है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो ये पूरे का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जब ये पूरे का होल स्क्वायर होगा तो अब क्योंकि यहाँ पे रेडियस डिनोमिनेटर में है तो एक बार हम डिनोमिनेटर में ही लिख देते हैं। तो होल स्क्वायर करने का मतलब ε² h⁴ n⁴ अपॉन π² m⁴ e⁴ एंड z⁴ ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन गया। अब इसमें आप देखिए जो कांस्टेंट फैक्टर्स हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जैसे कि ये सब कांस्टेंट है जो हमारी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें n और z अलग अलग है। तो ऊपर हमारे पास z/n आ रहा है और नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, नीचे हमारे पास आ रहा है n⁴ अपॉन z⁴ हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ रहा है। तो अगर मैं, और यहाँ पे सब बाकी जो ये e² 2ε0 ये ε² h² ये सब एक कांस्टेंट पार्ट है, उसको मैं c लगा के दिखा सकता हूँ। आगे हम अगर इसको लिखें तो अब क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ पे हमारे पास n⁴ था तो ये ऊपर जाके आपके पास न्यूमरेटर में चला जाएगा और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में n⁴ आ जाएगा। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ रही है, ठीक है, इट इज सम कांस्टेंट nth एट द सेंटर ऑफ द nth बोर ऑर्बिट, एट द सेंटर ऑफ द nth बोर स्टेशनरी स्टेट, वो आएगी z⁴ अपॉन n⁵। अब अगर हम इसमें रेशो निकालते हैं, हाइड्रोजन मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एंड फर्स्ट स्टेट ऑफ लिथियम, सेकंड स्टेट ऑफ लिथियम, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेट ऑफ हाइड्रोजन के लिए ये देखो क्या वैल्यूज आ रही है, कांस्टेंट हाइड्रोजन के लिए z1 है तो 1 आ जाएगा 1⁵, और n कितना है हाइड्रोजन के लिए, इन्होंने कहा है फर्स्ट स्टेट है। और लिथियम को क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में रखा है तो लिथियम के लिए जो n है वो ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। लिथियम के लिए जो स्टेट है दैट इज इक्वल टू, लिथियम के लिए n इज इक्वल टू, क्योंकि न्यूमरेटर में चला जाएगा तो ये n⁵ आपके पास आएगा 2⁵, क्योंकि लिथियम की सेकंड स्टेट है और लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 3, तो 3⁵। तो अब ये पूरा का पूरा जो आया आपके पास वो 32/27 आ गया। सो दिस इज द रेशियो ऑफ द
मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इस केस में जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो है वो इतनी आएगी 32/27। क्वेश्चन नंबर 13, हाइड्रोजन एटम ऑफ मास m, ठीक है, तो विजुलाइज करने के लिए आप ऐसे बना लो, ये हाइड्रोजन एटम ऑफ मास m है। इट एमिट्स अ फोटोन कॉरस्पॉन्डिंग टू द फोर्थ लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में ट्रांजिशन एंड कहाँ पे करता है, फाइनल लेवल क्या होता है, n=4, ये है ना, लाइमन, बाल्मर, पास्चन और फिर ब्रैकेट। तो 4 के ऊपर एंडिंग लेवल है और इसकी फोर्थ लाइन कौन सी आएगी, फोर्थ है ना, फोर्थ लाइन। तो फर्स्ट लाइन आएगी 5th से, सेकंड 6 से, थर्ड 7 से और फोर्थ 8 से। तो आप 8 से 4 तक के ट्रांजिशन की बात कर रहे हो, ठीक है, 8 से 4 तक के ट्रांजिशन की। तो बेसिकली जब हम 8 से 4 लाइन तक के ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं तो मतलब हम उसकी एनर्जी कंप्यूट कर सकते हैं कि नहीं, एनर्जी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ठीक है। तो यानी कि हम 8th लेवल से 4th लेवल में ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। आंसर न्यूमेरिकल टर्म्स में नहीं है, आर और एच की टर्म्स में, तो ये भी इजी है। तो जब आपके पास ये एटम है, इसमें से मान लो पहले ये सिस्टम रेस्ट के ऊपर है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम टोटल 0 है, ये इनिशियल सिचुएशन है, ठीक है। तो एक बार मैं फाइनल सिचुएशन में बनाया, तो ये सिस्टम की इनिशियल सिचुएशन है और ये सिस्टम की फाइनल सिचुएशन है जो अब हम दिखाएंगे इसमें। अब इस सिचुएशन में एक फोटोन जो है जो इससे निकल के एमिट हुआ, ठीक है। अगर इस फोटोन की एनर्जी है E, तो देन दिस फोटोन कैरीज अवे दिस मच मोमेंटम इन दैट डायरेक्शन। तो इक्वल मैग्नीट्यूड का मोमेंटम इस एटम को भी मिल जाएगा। तो एटम का मास आपको दिया हुआ है m, तो अब एक तो इसमें से पॉजिटिव टर्म है, एक नेगेटिव, पर मैग्नीट्यूड को इक्वल करते हैं क्योंकि टोटल मोमेंटम इसका मोमेंटम और इसके मोमेंटम का सम 0 आना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड में इसका जो मोमेंटम है, एटम का मोमेंटम ऑफ एटम, ठीक है, विच विल बी मास ऑफ द एटम इनटू स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ द एटम, इसको रिकॉइल स्पीड बोल सकते हैं एटम की VR, वो इतनी आएगी E/c। तो आपको इसमें रिकॉइल स्पीड निकालनी है, तो बस VR की वैल्यू निकालनी है। तो VR की वैल्यू आएगी आपके पास E/mc, ठीक है। अब ये एनर्जी डिफरेंस आपको डिटरमिन करना है, बस दैट्स ऑल। एनर्जी डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिख ही दिया, आप इसको रिडबर्ग कांस्टेंट की टर्म्स में भी लिख सकते हो, तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास आएगा एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस, तो हम इसको करें तो me⁴/4/8ε²h²n², यही है ना एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन nth स्टेट। तो अब हमें इसमें कौन सा स्टेट चाहिए, आपको इनिशियल दी हुई है 8th, तो यहाँ पे अगर हम 8 लिख देंगे तो यहाँ पे 64 आ जाएगा, ठीक है। और फाइनल दी हुई है me माइनस साइन भी आएगा, ये E8 है और E4 है ये, ठीक है। me⁴/8ε² और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, क्लियर है, ये भी माइनस है। अब E8 माइनस E4 में क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्म बन जाएगी। तो इसमें से जो कॉमन है me⁴/8ε²h², ठीक है, और आपके पास आ गया 1/16 माइनस 1/64, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम तो आप ले लोगे नहीं, 1/64, 64 एलसीएम है तो 4 माइनस 1, 3/64, ये टर्म आ गए कि नहीं, 3 वैसे तो सिंपली 3/64 वाले टर्म से ही आंसर आ जाना चाहिए, पर फिर भी आप अपने आप को कन्विंस कर लेना। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एनर्जी, ये वाली एनर्जी है जो ये फोटोन की एनर्जी है, ठीक है। अब अगर मैं इसको रिडबर्ग कांस्टेंट की टर्म्स में लिखूं तो रिडबर्ग कांस्टेंट क्या आएगा, रिडबर्ग कांस्टेंट इज me⁴/8ε²h³c। अब यहाँ पे भी मुझे h³ बनाना है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे h³ बनाना चाहता हूँ, सपोज आई वांट टू मेक दिस h³, तो ऊपर अगर मैं h और c लिख दूंगा तो यहाँ पे भी h³ और c बन जाएगा। तो ये पूरा आपके पास रिडबर्ग कांस्टेंट बन गया। तो इसके अंदर आपने क्या किया, इस रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू को आपने लिख दिया 3/64hc, ठीक है, और ये रिडबर्ग कांस्टेंट यहाँ पे आ गया और यहाँ पे ये mc से भी डिवाइड है, तो mc से डिवाइड हुआ तो ये कैंसिल हो गया, तो hr/m 3/64। एन अल्फा पार्टिकल विद काइनेटिक एनर्जी, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इतनी दी हुई है, इट बम्बार्ड्स अ हैवी न्यूक्लियर टारगेट। तो ये तो Ze, मतलब इसका एटॉमिक नंबर Z दिया हुआ है क्योंकि ये पॉजिटिव ही है चार्ज, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो ये तो बिल्कुल एनर्जी कंजर्वेशन से हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको एक्सप्रेशन याद कर लेते हैं एग्जाम के लिए तो आप फास्टर कर सकते हो। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब व्हेन अल्फा पार्टिकल इज वेरी फार अवे, मान लो ये वो पोजीशन है जहाँ पे अल्फा पार्टिकल इनिशियली बहुत फार अवे है, तो यहाँ पे अल्फा सिस्टम में क्या एनर्जी है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, Q1, अल्फा पार्टिकल के चार्ज को 2e लेना है, ठीक है। तो Z और 2 में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो मैं 2 को ऐसे लिख देता हूँ 2e इंटू Ze, ठीक है, अपॉन, अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो इसको हम इन्फिनिटी ले लेंगे ना, इनिशियली तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कितनी है K अल्फा,
ठीक है, ये के अल्फा आ जाएगा। और जब ये अल्फा पार्टिकल इसको अप्रोच कर रहा है, मान लो हेड ऑन अप्रोच कर रहा है, इसमें दे सकते हैं कि हेड ऑन अप्रोच कर रहा है, ठीक है, क्योंकि देखो न्यूक्लियस भी इतना कोई बड़ा नहीं होता है ना, तो इसको हम थोड़ा सा विजुलाइज करना चाहें तो थोड़ा टाइनी, तो इट इज जस्ट पिक्चर चेंज होती है। ये न्यूक्लियस है और ये अल्फा पार्टिकल इसको हेड ऑन अप्रोच कर रहा है, और मान लो अल्फा पार्टिकल इधर आके रुक जाता है, यहाँ पे उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, तो सारी की सारी इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो आपके पास आएगा के ट्वाइस ऑफ ई जेड ई अपॉन डिस्टेंस ऑफ मिनिमम अप्रोच, ठीक है। तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गई, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है सिस्टम की, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल आपको दी हुई है, इसमें हाफ mv² लो। तो अब हमको निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज प्रोपोर्शनल टू। तो इसमें से आप एक्सप्रेशन निकालो डी मिनिमम का, उसमें से फिर जो अप्रोप्रिएट आंसर आएगा 2ze² अपॉन, ठीक है, हम चाहें तो के की भी वैल्यू डाल सकते हैं इसमें 4πε0, ठीक है, और नीचे यहाँ पे एक और 2 का फैक्टर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें डी का वैल्यू निकालनी है, तो नीचे mv² आ जाएगा, ऐसे कुछ एक्सप्रेशन बन जाएगी डी मिनिमम की। अब इसमें से आपको देखना है किसके प्रोपोर्शनल है, तो डिनोमिनेटर में तो v² तो न्यूमिनेटर में तो आ नहीं रहा, और 1/z भी नहीं आ रहा, 1/m, इनमें से सबसे अच्छी यही ऑप्शन हो सकती है, ठीक, वेयर m इज द मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल। एन इलेक्ट्रॉन इज इन 20th स्टेट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, इसमें हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है, ठीक है, ट्राइज टू कम टू इट्स 5th स्टेट, तो 20th स्टेट से 5th स्टेट में द नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशंस इज, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, ठीक है। अगर आपको 20th स्टेट से 5th स्टेट में आना है, 20th स्टेट से 5th स्टेट में, ठीक है, हाइड्रोजन लाइक है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आपको काउंट करनी है। कि अगर आप जैसे देखो, अगर मान लो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है, मान लो ये आपके पास इनिशियल स्टेट है, तो इसमें इट डज नॉट मेक डिफरेंस हाइड्रोजन एटम 20th स्टेट से 5th स्टेट में आता है या हाइड्रोजन लाइक आता है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस तो उतनी आएंगी, ठीक है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस विल नॉट चेंज, ठीक है। तो ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, ठीक है। अगर हम एन आई से एन एफ में आते हैं, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रख लो, ठीक है, वैसे तो उसकी डेरिवेशन भी हो जाएगी, लेकिन उसमें आपका ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ, एन आई माइनस एन एफ इंटू एन आई माइनस एन एफ प्लस 1/2, इससे डायरेक्ट आंसर आएगा। रीजनिंग बन जाएगी, अगर आप कहोगे तो मैं बना दूंगा। इसमें से अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो 20 माइनस 5 है ना, तो ये आ जाएगा 20 माइनस 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का 15 इंटू 16 डिवाइड बाई 2, ये बन जाएगा 8, तो ये 120 आंसर आना चाहिए। दिया हुआ इसमें ऑप्शन। द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ अ हाइड्रोजन एटम एक्साइटेड टू n = 2 इज नोन। इन्होंने कहा है कि अगर ये हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल्स हैं, सपोज ये हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल्स हैं, ऐसे ले लेते हैं, ये n = 1 ग्राउंड स्टेट, ये n = 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n = 3, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि अगर मान लो यूजली तो हाइड्रोजन एटम यहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन स्टेज इन द ग्राउंड स्टेट ओनली, या एटम स्टेज इन द ग्राउंड स्टेट ओनली, लेकिन अगर एटम एक्साइट होकर इस लेवल पे आ जाए, एक्साइटेड एटम आ जाए आपके पास, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ ऑन एन एवरेज हम ये मानते हैं कि वो 10⁻⁸ सेकंड्स पे रहता है। इसकी इंपॉर्टेंस ये कि अगर आपके पास बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं, उनको आप इस स्टेट में डाल दो, फिर आप एवरेज निकालो किसी तरीके से कि कितने हर एटम एक जितने, ये कोई फिक्स नहीं कि उतनी देर तक रहेगा, ये एवरेज वैल्यू होती है, ठीक है। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय द इलेक्ट्रॉन ऑन एन एवरेज बिफोर जंपिंग बैक, तो इतने टाइम में वो यहाँ पर कितने चक्कर काट लेगा बस इस स्टेट के, ठीक है। तो आर यू गेटिंग इट? तो मान लो आपके पास ये ऑर्बिट, ये ग्राउंड स्टेट है हाइड्रोजन एटम, ये न्यूक्लियस है, और ये n = 2 वाली स्टेट है। तो अगर हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इतने टाइम तक मूव करेगा, इस टाइम इंटरवल तक मूव करेगा, ΔT, ठीक है, तो ΔT डिवाइड बाई उसका जो टाइम पीरियड आएगा, टाइम पीरियड, ठीक है, दैट इज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इट मेक्स इन n = 2 ऑर्बिट, ठीक है। तो ΔT तो आपको दिया हुआ 10⁻⁸। अब आगे कैलकुलेशंस वाला पार्ट है, इसमें वो आप बताना मुझे कैसे, अगर कैलकुलेटर है आपके पास तो। टाइम पीरियड कितना आएगा सेकंड ऑर्बिट में? टाइम पीरियड इन द सेकंड ऑर्बिट इज 2π रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट डिवाइड बाई स्पीड ऑफ सेकंड ऑर्बिट। अब रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट की न्यूमेरिकल वैल्यू भी इसमें हम ले सकते हैं, ठीक है, तो 0.529 ऑंगस्ट्रूम्स है, 10⁻⁻10 इंटू n² आता है कि नहीं, ठीक है। रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट इतना आ जाएगा 0.529 ऑंगस्ट्रूम इंटू n², तो हाइड्रोजन है ना, ठीक है। और वेलोसिटी इन सेकंड ऑर्बिट कितनी आ जाएगी? तो वेलोसिटी इन nth स्टेट का फॉर्मूला भी हमारे पास है 2.18 इंटू 10⁻⁶, और यहाँ पे z तो 1 है, ठीक है, और नीचे आएगा n, ठीक है, समझ में?
ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, तो इसके अंदर हम डाल देंगे n को कितना लेंगे इसमें 2, तो 2.18 इंटू 10⁻6 और ये n की वैल्यू को अगर हम 2 लिख लेंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। तो रफली आप इसमें से आंसर एस्टिमेट कर सकते हो, ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। 2 पाई बन जाएगा 6.28 इंटू 0.529 डिवाइडेड बाई 2.18 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 2 8 बन जाएगा। ठीक है, रफली इसको हम एस्टिमेट तो कर ही सकते हैं। 10 टू द पावर ये 6 है ना, तो ऊपर जाके कितना बना 10 टू द पावर -16। ठीक है, ये तो टाइम पीरियड निकाल रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें भी वैल्यू पुट करनी है। तो इसमें अगर हम नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, ठीक है, के लिए वैल्यू निकालना चाहेंगे तो डेल्टा टी कितना आएगा 10 टू द पावर -8 अपॉन डिवाइड बाई दिस। इसको डिवाइड करने का मतलब 6.28 इंटू 0.529 इंटू 8 इंटू 2.18 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है, 10 टू द पावर 16 ये बन गया। अब ये 10, अब इसमें से देखो जब आप MCQ में कर रहे हो तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो नो डाउट आप लोग कर लोगे। ठीक है, ये दोनों मिलके कितना बन जाएंगे 10 टू द पावर 8 बन जाएगा। तो रफली इसको अगर हम 2 मान लें, इसको अगर हम 6 मान लें, इसको हम अगर हाफ मान लें, ठीक है, तो ये 2 और ये बन जाएगा 4 डिवाइड बाई 6 2/3 और इसको हम 8 को 10 बना दें। ठीक है, तो 2/30 2/30 इज 1/15, वो 10 हो गया। तो अगर हम रफली इसको निकालें तो 10 टू द पावर 7 आएगा, 10 टू द पावर 7 अगर हम सिर्फ रफली निकालें तो। ठीक है, तो 10 टू द पावर 7 अगर नहीं दिया तो फिर आपको एग्जैक्टली जाना पड़ेगा। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि 10 टू द पावर 6 वाली भी टर्म्स दी रखी हैं, तो ये सबसे क्लोजली मैच करता है अगर ये अप्रॉक्सीमेटली 10 टू द पावर 7 अगर हम कर दें तो बाकी तो देखो कैलकुलेशन आप कर ही लोगे। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? तो रफ कैलकुलेशन भी करनी आपको आनी चाहिए। अंडरस्टूड? ठीक है, तो उससे इमीडिएटली मोस्टली पेपर में ऐसी ऑप्शंस होती हैं कि आप उसको आंसर कर पाओगे रफ कैलकुलेशन से भी। बाकी देख लेना, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। व्हाट अबाउट दिस? इसमें दिया हुआ बेटा एरिया इनक्लोज बाय द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या आएगा? एप्सिलॉन h² n² अपॉन पाई m² ठीक है, तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट एप्सिलॉन h² n² अपॉन पाई m² इन हाइड्रोजन एटम। तो z की जरूरत नहीं है। द ग्राफ ऑफ लॉग ऑफ, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है बेटे, लॉग ऑफ अगेंस्ट लॉग ऑफ। तो मतलब ये है कि इसको अगर मैं y मान लूँ, क्योंकि अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो x y एक्सिस हम ज़रूर लेंगे उसमें। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ लॉग ऑफ an, ठीक है, अपॉन a1, ठीक है, तो लॉग ऑफ an अपॉन a1, तो मतलब एरिया लेना ना आपको, ये एरिया ऑफ nth ऑर्बिट है, ये एरिया ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट है, वर्सेस x कितना है लॉग ऑफ n, लॉग ऑफ n। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटे, पहले पाई r(n²), ये तो an है, an आपको पता होना चाहिए कितना आएगा, इसको पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पाई, ठीक है, तो यहाँ पे r(n² भी करना है, तो एप्सिलॉन² h⁴, ठीक है, और n⁴ अपॉन पाई² हो जाएगा, पर वो एक इस पाई से कैंसिल हो जाएगा, पाई m² e⁴ ये आ जाएगा an। और इसको अगर हमें a1 से डिवाइड करना है तो मैं इसी में डिवाइड कर देता हूँ। a1 से डिवाइड करने का मतलब ये पाई m² e⁴ तो ऊपर आ गया, और ये कितना बना एप्सिलॉन² h⁴, और इसमें a1 है ना, तो ये n1⁴ आ गया, तो 1⁴ तो 1 ही होता है। तो अब ये वाली जो पूरी टर्म है ये इससे कैंसिल हो गई, एप्सिलॉन² h⁴ भी कैंसिल हो गया। तो आपके पास an अपॉन a1 की वैल्यू कितनी आ गई, an अपॉन a1 की वैल्यू आपके पास आ गई n⁴, ये रेशो तो इतनी आ गई। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, अब इसका लॉग भी लेना है, तो इसका लॉग ले लोगे तो क्या आएगा, लॉग ऑफ दिस इज सेम थिंग एज लॉग ऑफ दिस, और लॉग की प्रॉपर्टी से ही आ जाएगा 4 टाइम्स लॉग ऑफ n। वैसे तो हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब ये ऑल दोस्त यहाँ से हो गया है, तो लेकिन अभी देखना इसको अगर हम डायरेक्टली करना चाहें तो, क्योंकि ये चीज़ को मैं कह रहा हूँ y मानना है आपको और ये चीज़ को x मानना है, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा y = 4x का, स्ट्रेट लाइन पासिंग टू द ओरिजिन विद द स्लोप ऑफ 4, तो डायरेक्टली हो गया इसमें।